हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मौर्य एम्पायर को डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि मौर्य एम्पायर किस टाइम में इंडिया में था और इसको किसने फाउंड किया था, देन ये कैसे कैसे ग्रो किया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एम्पायर थे इंडिया में, बट सिर्फ आप मौर्य एम्पायर के बारे में क्यों पढ़ रहे हो इतना डिटेल में। कुछ तो खास होगा इसमें, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है गाइस, वो लोग पहले, मैंने एनडीए के जीएस के और भी लेक्चर्स बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी जाके पहले देख लो। जैसे मैंने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को और इंडस वैली सिविलाइजेशन बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको पहले देख लेना, देन इस वीडियो को देखना। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाइस कि मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे और ये कैसे कैसे ग्रो किया, ये जानते हैं। तो देखो, तो गाइस जो इसके फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिन्होंने इसको क्या किया था, फाइंड किया था। तो देखो, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। ठीक है, कब किया था, तो 322 बीसी में किया था। कब किया था, 322 बीसी। और गाइस ये जो एम्पायर है, इतना सक्सेसफुल एम्पायर था इस टाइम पे, एक ही ऐसा एम्पायर था जिसने पूरे इंडिया में रूल करा एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे एम्पायर थे, इसके पहले मतलब कि मौर्य एम्पायर से पहले या उसके बाद में एम्पायर्स तो थे, बट उस टाइम पे और भी एम्पायर्स थे। बट जब ये एम्पायर था, तो मतलब मौर्य एम्पायर था, उस टाइम पे इसका जो एरिया था, मतलब जहाँ तक ये रूल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे सिर्फ इन्हीं का दबदबा था और किसी रूलर का दबदबा था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बहुत मतलब ज़्यादा डेवलप किया था, क्योंकि इनका जो एक तरीके से एरिया था या सर्कल था, बहुत ज़्यादा था। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, कब फाउंड किया था इन्होंने, 322 बीसी में किया था। ठीक है, अगर मैं इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूँ गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ एरिया था और ये किस टाइम पीरियड में था, आयरन एज में था। गाइस आयरन एज क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे लोहे की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, लोहे की। ठीक है, इसलिए इसको आयरन एज बोलते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे सबसे पहले लोहे का यूज़ किया गया था। उसके अलावा मौर्य एम्पायर के गाइस आप 3 रूलर्स के बारे में डीपली पढ़ोगे। बहुत सारे थे, बट हमें 3 लोगों के बारे में सिर्फ पढ़ना है। कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। ठीक है, अशोका के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, अशोका के बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह है, एडिक्ट्स वगैरह है, जिसको आप लोग देखते हो अपने आसपास। उसके अलावा आपका जो अशोक स्तंभ है जो इंडिया का, जिसमें 3 शेर बने हुए हैं, तो वो भी कहाँ से लिया गया था, अशोका टाइम पीरियड से एडिक्ट उठा के डाला गया था। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, किसने, कौन फाउंडर थे, किस टाइम पीरियड में था। ठीक है, और इसके मेन रूलर कौन कौन थे। ठीक है, आगे देखो। अब उसके बाद देखो गाइस, तो देखो, जब ये चंद्रगुप्त मतलब जब ये था मौर्य एम्पायर, तो इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, जिसको भी करंट में हम लोग क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पटना। और जो इसका गाइस एरिया था, मतलब ये जो जाना जाता है एम्पायर, किस चीज़ के लिए फेमस था, अपने लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए, इंस्क्रिप्शंस के लिए। तो गाइस वर्ल्ड में सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे, किसने लिखवाए थे, अशोका ने लिखवाए थे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले पत्थरों पे लिखवाने की तो था ही नहीं, सब लोग क्या करते, सिर्फ लिटरेचर पार्ट में लिखवाते थे अपनी बातों को, या तो आर्ट रूप में, है ना। बट इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले अशोका ने लिखवाना शुरू करा था। उसके अलावा द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, मतलब जो आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, जिसको आप लोग अशोक स्तंभ बोलते हो, वो भी हमने किससे लिया था, इसी टाइम पीरियड से लिया था। ठीक है, किसके टाइम पीरियड से, इसी टाइम पीरियड से। ठीक है, और जो मौर्य एम्पायर है इसका जो एंड हुआ था, कब हो गया था, 180 बीसी में इसका एंड हो गया था, मतलब 300 ईयर्स तक इसने रूल करा। और इसका जो लास्ट रूलर था वो कौन था, बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त। ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो देखो इस टाइम पे पॉलिटिकल यूनिटी बहुत ज़्यादा थी गाइस, मतलब कि ये इसने सेंट्रल में, नॉर्थन में, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में, साउथर्न में, सब जगह इसका एम्पायर फैला हुआ था। इसलिए आप लोग इतने सारे एम्पायर से, और इसलिए आप लोग सिर्फ मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि इसका एरिया बहुत वास्ट था। आज का टाइम का अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अपना पूरा इंडिया हो गया, यहाँ तक इसका एरिया फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इसका रूलर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, है ना। उसके अलावा इसी टाइम पीरियड में गाइस ये कहाँ तक फैल गया था, इंडो गैंगटिक प्लान तक ये फैला हुआ था। ठीक है, तो ये तो था थोड़ी सी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आगे मैं आपको बताती देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, कौन कौन रूलर थे इसके, तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले इसका रूलर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके फाउंडर है। ठीक है, तो उन्होंने कब तक रूल करा, 322 बीसी से 297 बीसी तक। देन उसके बाद बिंदुसार है, तो बिंदुसार ने 297 से 272 तक या 68। देखो गाइस, जो टाइम पीरियड है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, किसी को भी इसका करेक्ट टाइम पीरियड नहीं पता। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ 322 गिवन हो,
इसके अलावा आपको 324 भी गिवन हो सकता है, ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सभी लोगों ने जहाँ से जो पढ़ा उसके हिसाब से अपनी बुक लिख दी, बट हमें किसका करेक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है। तो किसी का भी टाइम पीरियड नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक करेक्ट टाइम पीरियड क्या था, बिंदुसारा क्या था, अशोका क्या था, तो आपको स्क्रीन पे वो दिख भी रहा है। उसके अलावा देखो बिंदुसार के अलावा अशोक, तो आपको पता है अशोक बहुत फेमस कहते हैं कि रूलर था, ठीक है, मौर्य एम्पायर का, क्योंकि इसी ने सबसे पहले एडिक्ट्स वगैरह, धम्म वगैरह, उसके अलावा इंस्क्रिप्शन वगैरह को लिखवाना शुरू करा था। इनका टाइम पीरियड क्या था, 272 या तो 268 बीसी से 232 बीसी के बीच में। देन उसके बाद दाशरथ था, ठीक है, सम्राटी शालिशुका, ठीक है, देवरमन, शताधवन, देन बृहदत्त, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेली आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि एग्जाम में नहीं आएगा। मेनली आपका जो मेन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, देन थोड़ा बहुत बृहदत्त के बारे में, ठीक है, दैट्स इट। तो इसका जो एंड तक कब हो गया था, 180 बीसी में इसका एंड हो गया था। मतलब जो बृहदत्त था उसने सिर्फ 3 साल रूल करा था इसमें, सॉरी 7 ईयर्स तक से रूल करा था, ठीक है। और ये गाइस मैप है इसका, तो आपको दिख रहा होगा ये मैप कि ये पूरा एरिया उस टाइम पे मतलब मौर्य एम्पायर के अंडर में था, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको जो दिख रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, टोटली पूरा साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह इसका रूल था, ठीक है। क्योंकि देखो जो गाइस ये जो मौर्य एम्पायर था ना मेनली मगध में था, कहाँ पे था, मगध में, ठीक है। और मगध जो था महाजनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल जनपद था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देखो इरिगेशन के साधन थे, उसके अलावा यहाँ का रूलर बहुत शक्तिशाली था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के गद्दी बैठे थे, धनानंद को हरा के, है ना। धनानंद लास्ट रूलर था किसका, नंद डायनेस्टी का। तो नंद डायनेस्टी का वो लास्ट रूलर था, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। इसकी हिस्ट्री क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी, अभी इतना जानो बस, ठीक है। आगे देखो अब थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं कौन थे। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य गाइस आपको पता है इसके फाउंडर थे। उसके अलावा गाइस सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन था ना ये था कि कौन सी वर्ण के थे, मतलब इनका लीजन क्या था, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते थे कि शूद्र थे, कुछ लोग बोलते थे ब्राह्मण थे, मतलब सबका अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वर्ण सिस्टम की बात करूं तो बोला जाता था सिर्फ कि सिर्फ क्षत्रिय लोग राजा बन सकते हैं। बट जैसे कि अगर मैं ब्राह्मणिक टेक्स्ट की बात करूं तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। और गाय जो शूद्र है ना वर्ण सिस्टम में सबसे नीचे आता है। तो आपको पता होगा जो वर्ण सिस्टम है उसमें 4 हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आपका ब्राह्मण आता है, देन आपका क्षत्रिय आता है, देन आपका शूद्र आता है, मतलब आपका फिर वैश्य आता है, ठीक है, देन आपका शूद्र आता है, ठीक है। तो 4 है। तो शूद्र गाय सबसे नीचे आता था। शूद्र लोग कौन थे, जिसको टच नहीं करना होता था, है ना। ये लोग इनको मंदिर में कहीं पे भी जाने कोई परमिशन नहीं थी, तो इसलिए इनको शूद्र कहते थे कुछ लोग। अगर मैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात करूँ, क्योंकि बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है या टेक्स्ट है उसमें इनको क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया। और बोला गया है कि कहाँ के थे, गोरखपुर रीजन के थे, मतलब जो इनके फादर थे वो भी एक राजा थे, बट ब्राह्मणिक में इनको शूद्र बताया गया है। उसके अलावा इनका इतना पावरफुल होने का, मतलब चंद्रगुप्त इतना पावरफुल होने का 2 रीज़न थे। एक तो नंदवंश बहुत ज़्यादा मतलब अनसक्सेसफुल था, मतलब पॉपुलर नहीं था। मतलब जो इसका लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का, कौन था, धनानंद। तो धनानंद को लोग पसंद नहीं करते थे, वो अनपॉपुलर था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी चलाता था तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये था। देन सेकेंड था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर कौन, सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर का मरना भी इसका पावरफुल होने का एक रीज़न था, ठीक है, क्योंकि मौर्य एम्पायर के टाइम पे ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, डेथ कर गया था वो। तो इसकी वजह से ये भी एक इसका मतलब प्लस पॉइंट था। तो देखो इसके जो लास्ट रूलर था वो बहुत ज़्यादा वीक था, किसका, नंदास का। उसके अलावा धनानंद था जो, ठीक है। तो धनानंद को ना क्या करा था, चाणक्य जो थे, चाणक्य कौन थे, एक तरीके से टीचर थे, ठीक है, जो तक्षशिला में पढ़ाते थे। तो तक्षशिला में गए, मतलब धनानंद के पास गए, उन्होंने बोला कि अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाओ, क्योंकि अलेक्जेंडर आने वाला है, इंडिया में रूल करने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, धनानंद ने इसको मतलब बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया था। तो धनानंद ने डिसाइड, उसके बाद को जो थे कौटिल्य, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक ऐसा बंदा रेडी करूँगा जो धनानंद को गद्दी से हटा के गद्दी पे बैठेगा और पूरे इंडिया को इतना ताकतवर बना देगा ताकि कोई भी बाहर का बंदा इसको आंख उठा के ना देख सके। और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को रेडी करा और चंद्रगुप्त मौर्य को रेडी करके उसको इतना पावरफुल बना दिया कि जब मौर्य एम्पायर था उस टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं थी कोई इंडिया को ऊपर आंख उठा के भी देख ले। तो देखो जो गाइस हमारा नॉर्थन पार्ट था ना, उसमें वो सेल्यूकस के अंडर में था। सेल्यूकस मतलब कौन था, सेल्यूकस अलेक्जेंडर का क्या था, सेनापति था,
क्या था, सेनापति था। कौन, सेल्यूकस। ठीक है, तो सेल्यूकस को इन्होंने हरा दिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया। तो जब उसने इसको हराया तो बदले में उसको क्या मिला, मतलब सेल्यूकस ने क्या क्या देके गया जब हार गया तो अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उसके अलावा जो आपका वेस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका पूरा एरिया इसको देके गए थे, उसके अलावा 500 एलिफेंट्स। ठीक है, तो जब सेल्यूकस हार गया तो ये सब सारी चीज़ें किसको मिल गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गई थी। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे रूल कर रहे थे, मतलब मौर्य एम्पायर, आज के टाइम का बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इस जगह पूरा इन्हीं का रूल था। ठीक है, उसके अलावा नॉर्थ पार्ट में भी इनका रूल था, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में भी इनका रूल था। देन हमारे जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स है उस जगह भी सिर्फ इन्हीं का रूल था। ठीक है, जैसे कि मैं केरला की बात करूँ साउथ में, तमिलनाडु की बात करूँ, है ना, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करूँ, सब जगह यहाँ पे सिर्फ मतलब केरला तमिलनाडु वगैरह था, सिर्फ यहीं पे रूल नहीं था, बाकी सब जगह इनका रूल था। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बोल सकूँ तो एक तरीके से इन्हीं के हाथ में सारी की सारी पावर थी उस टाइम पे, कुछ एरियाज को छोड़ के। इसके अलावा इनका पावरफुल होने का एक और रीज़न क्या था, इनके पास 16 लाख क्या थे, सोल्जर्स थे। इसके अलावा 30,000 कैवलरी थी, उसके अलावा 9,000 एलिफेंट थे इनके पास। मतलब जो इनका मिलिट्री सिस्टम भी था वो भी बहुत ताकतवर था, मतलब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी। ठीक है, तो ये तो थे कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातें। आगे देखो इनके बाद, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य को इतना पावरफुल बनाने वाला बंदा कौन था, तो कौन था, चाणक्य थे। ठीक है, क्योंकि चाणक्य की मतलब उनके साथ ही गलत किया गया था, किसने करा, धनानंद ने करा था। तो धनानंद ने दिमाग में ठान लिया था कि मैं एक ऐसे बंदे को रेडी करूंगा जो इसको हरा के गद्दी बैठे। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटे थे जब इन्होंने क्या करा था, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने स्कूल में ले गए थे, मतलब जहाँ पे वो पढ़ाते थे वहाँ पे ले जाके इन्होंने इसको ट्रेंड करा। ठीक है, प्रॉपरली पूरा ट्रेंड कर दिया। देन जब वो ट्रेंड हो गए उसके बाद इन्होंने सबसे पहले धनानंद को हराया। ठीक है, धनानंद को हराया, गद्दी बैठे। उसके बाद दूसरा काम इन्होंने क्या करा, सिकंदर को गद्दी से हटाने का काम करा। सिकंदर तो मर गया था, उसका सेनापति था कौन, सेल्यूकस। तो सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक पावरफुल होने का रीजन था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कौन थे उस टाइम पे, मौर्य एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। तो चंद्रगुप्त मौर्य हर एक डिसीजन अपना चाणक्य से पूछ के लेते थे। ठीक है, चाणक्य को गाइस कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि मैं कभी चाणक्य बोल रही हूँ कभी कौटिल्य बोल रही हूँ, तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर का बैकबोन है ना वो इनको बोला जाता था। ठीक है, किनको, चाणक्य को। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा दिमाग इन्हीं का होता था। ठीक है, ये बताते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाकी जो राजा होता था वो सिर्फ अप्लाई करता था। ठीक है, आगे देखो, तो ये तो थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ चाणक्य थे कौन। तो देखो गाइस, चाणक्य कौन थे, एक तरीके से टीचर थे। किसके टीचर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर थे, मतलब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी थे। कहाँ के, मौर्य डेंसिटी के। इसके अलावा ये टीचर कहाँ पे थे, तो तक्षशिला के टीचर थे, बहुत फेमस टीचर थे, और इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य मर गए थे उसके बाद जो सेकंड रूलर था कौन, बिंदुसार, उस टाइम पे भी यही मेन आदमी थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने सबसे मेन काम क्या करा था, जो नंद था, जो नंद वंश का धनानंद था उसको हटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, एज अ स्टूडेंट उन्होंने क्या करा था, चंद्रगुप्त मौर्य को रेडी करा था। उसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या, अर्थशास्त्र। तो गाइस अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो भी रूलर होता है उसे कैसे रूल करना चाहिए, उसके पास क्या पावर होती है, और उसे कहाँ कहाँ पे, मतलब कहा जाता है जो रूलर होता है उसको ज़्यादा ना ईमानदार नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें कहाँ लिखी गई है, अर्थशास्त्र में लिखी गई है। उसके बाद देखो, अब इन्होंने अपनी बुक्स में क्या बताया, उस टाइम का स्टेट क्राफ्ट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो गई, इस सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो इनकी बुक्स थी उसको दोबारा से लिखा गया, क्योंकि जो रियल बुक है वो तो किसी को नहीं पता, बट आर श्याम शास्त्री थे। ठीक है, आर श्याम शास्त्री ने इसी बुक को दोबारा से लिखा, कब, 1905 में। ठीक है, और इन्होंने 12th सेंचुरी के बारे में सब कुछ बताया। उसके अलावा गाइज इस बुक में 15 चैप्टर्स, 15 मतलब ये जो बुक थी 15 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और इसमें कितने चैप्टर्स थे, 180 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे, 180 चैप्टर्स। ठीक है, और इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कितनी बुक्स में, 3 बुक्स में। जो पहली थी, मतलब जो पहली पार्ट था उसमें बताया गया है कि किंग कौन होता है ना। उस टाइम पे मगध एम्पायर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट उस टाइम वर्क कर रहे थे, कहाँ पे, मौर्य एम्पायर में। उसके अलावा उस टाइम पे क्रिमिनल और कौन से थे, मतलब कि अगर कोई गलती करता है तो उसको कौन कौन सजा दी जाएगी। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोका ने कौन कौन से वॉर लड़ी उसके बारे में बताया गया है।
उसके अलावा इन्होंने क्या बताया इस बुक में, इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड के बारे में बताया कि उस टाइम पे बिजनेस कैसे होता था, उस टाइम का मार्केट कैसा था, उस टाइम के मिनिस्टर्स कैसे थे, उस टाइम के स्पाइस कैसे थे। स्पाइस क्या होता है गाइस, जासूस, ठीक है, जो उस टाइम पे काम कर रहा होता था। उसमें भी लिखा गया है कि जो किंग होती थी उसकी ड्यूटीज़ क्या होती थी, एथिक्स क्या थे, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, है ना, मेडिसिन, फॉरेस्ट, एवरीथिंग, मतलब उस टाइम के पीरियड के बारे में सब कुछ लिखा है उन्होंने। इसलिए चाणक्य को इंडियन माचियावेली भी कहा जाता था, ठीक है, क्या बोलते थे, इंडिया माचियावेली भी बोलते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाणक्य इज ऑल्सो कोल्ड एज इंडियन माचियावेली, ऐसे बोल सकता है, हु इज नोन एज द इंडियन माचियावेली, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन थे, चाणक्य। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो था थोड़ा गाइस चाणक्य के बारे में। अब आगे देखो, अब इसके बारे में जो सेकंड रूलर था इनका वो कौन था, बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार के टाइम पे ज़्यादा एम्पायर नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि ये ना ज़्यादा क्या करता था, इसका एक ट्रिक थी एम्पायर अपने बढ़ाने की। क्या करता था, हर की जो भी जितने भी किंग थे उस टाइम पे, मतलब जो मौर्य एम्पायर के अंदर में नहीं थे, उनके जो राजा थे उनकी बेटी से शादी करके दहेज में वही मांग लेता था। इससे क्या होता था ना कि वो बढ़ जाता था, है ना। तो इसकी ट्रिक यही थी कि शादी करना, तो इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, ठीक है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, तो जो गाइस बिंदुसार थे वो कौन था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है। और इसके अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। जैसे कि अगर मैं ग्रीक वर्ड में इनको क्या बोला गया है, अमित्रगत बोला गया है, क्या, अमित्रगत। उसके अलावा एमिस्टोटेस, है ना, उसके अलावा अलिटोटेस, ठीक है। ये सब क्या थे, इनके नाम थे, जो अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। इसके अलावा बिंदुसार ने, क्योंकि ना जो मौर्य एम्पायर था ना गाइस, साउथ में ज़्यादा नहीं था, मतलब बाकी एरिया में तो था बट साउथ में ज़्यादा फैला नहीं हुआ था। तो बिंदुसार ने क्या करा, इस एरिया को, मौर्य एम्पायर को साउथ में फैलाया था। कैसे फैलाया, वहाँ के जो रूलर थे उनकी बेटी से शादी करके, इनका मेन यही था, ठीक है। तो उन्होंने साउथ में मौर्य एम्पायर को फैलाने में बहुत मदद करी थी। तो 16 स्टेट्स थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या करा, उसको अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे कि कलिंगा हो गया, ठीक है। तो कलिंगा को भी एक तरीके से इन्होंने, एक कलिंगा एक ऐसा जगह थी कलिंग, जिसको आज के टाइम पे हम लोग उड़ीसा बोलते हैं, ठीक है। तो यही एक हमारे एरिया में नहीं था। तो जो कलिंग था ना गाइस, तो कलिंग को किसने जीता था, अशोका ने जीता था, ठीक है। तो पूरे इंडिया में सिर्फ कलिंग बच गया था जो मौर्य एम्पायर के अंडर में नहीं था। बाकी पूरा एरिया इंडिया का किसके अंदर में था, मौर्य एम्पायर के अंदर में था, ठीक है। और ये जो रीजन था मेन, इसका लिंक किससे था, मतलब ट्रेड वगैरह किससे करते थे, तो ग्रीक से करते थे। किससे करते थे, ग्रीक से करते थे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो एक वाइफ थी वो ग्रीक की थी, मतलब बाहर की थी, इसलिए इनका बहुत अच्छा मतलब रिलेशन था किसके साथ, ग्रीक के लोगों के साथ। देन थर्ड आपके रूलर कौन थे गाइस, अशोका। तो गाइस जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक गारंटी के साथ है, ठीक है। तो मेनली जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो तो या तो चंद्रगुप्त मौर्य से आएगा या तो अशोका से आएगा, बिंदुसार से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अभी इसके थर्ड रूलर थे, इनका टाइम पीरियड क्या था, 273 बीसी से 232 बीसी। और इस टाइम पे गाइस मौर्य एम्पायर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया था, ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे पूरा का पूरा रूल इनके हाथ में आ गया था, मतलब मौर्य एम्पायर के हाथ में आ गया था, ठीक है। क्योंकि कलिंग एक ऐसी जगह थी जो बच गई थी, ठीक है। बट इन्होंने कलिंग को जीत के अपने मतलब मौर्य एम्पायर के अंदर में कर लिया, तो पूरा का पूरा जो एरिया था हमारे कब्जे में आ गया था, ठीक है। और ये किसका बेटा था, बिंदुसार का बेटा था। और जब ये छोटा था ना, तो राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अशोका शो ग्रेट प्रॉमिस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो छोटे से ही इनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा क्या था, दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। और जो गाइस इनका नेम था ना, जब ये पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि इन्हें कितने भाई थे, 100 भाई थे, मतलब ये टोटल कितने थे, 100। तो इन्होंने क्या करा था, अशोका ने अपने 99 भाई को मार दिया था। क्या कर दिया था, मार दिया था। क्यों मार दिया था, क्योंकि इनको पता था कि अगर इतने सारे भाई हैं इनके तो आगे बहुत दिक्कत होगी ना, क्योंकि सारे बोलेंगे मैं राजा बनूंगा तो मैं राजा बनूंगा। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली इसके लिए। क्या तरकीब निकाली, सारों को मार दिया, ठीक है, और खुद बचे, ठीक है। तो खुद इन्होंने क्या करा, पूरे एम्पायर को अपने हाथ में लिया और इसको डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अशोक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो गाइस जो बिंदुसार थे इनके फादर थे, बहुत इंप्रेस रहता था अशोका से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट लेता था, ऊपर से उनकी जो थिंकिंग देना बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड थी, ठीक है। तो जैसे अब इसलिए इनको कौन सा मतलब गवर्नर बनाया गया था, तो इनको उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का, उज्जैन का। तो उज्जैन को अवंती बोला जाता है। इसके अलावा आफ्टर बिकमिंग अ रूलर, जब ये रूलर बन गए, क्या मतलब जब ये राजा बन गए, तो इन्होंने सिर्फ एक ही बैटल लड़ी थी,
तो अशोका आपसे पूछ सकता है हु इज अ सिंगल बैटल हु फॉट बिटवीन कलिंगा एंड अशोका। तो कौन सी बैटल थी वो? बैटल ऑफ कलिंगा। ठीक है, कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ कलिंगा। ठीक है, और इसके बारे में आपको जो वॉर थी कौन से डिक्ट में पता लगता है? तो 13 जो मेजर रॉक बनाई गई थी उसमें हमें इस वॉर के बारे में पता लगता है। तो भाई एडिक्ट्स वगैरह क्या होते हैं? जो पत्थरों पे लिखवाए जाते थे। ठीक है, किस पे लिखवाए जाते थे? पत्थरों पे। कौन लिखवाता था? अशोक खुद लिखवाते थे। ठीक है, तो जो कलिंग की वॉर थी गाइस कितने साल तक चली थी? 8 ईयर्स तक चली थी। कब तक? 8 ईयर्स तक, इन 261 से लेके। ठीक है, बट गाइस 8 ईयर में इसमें इतना ज़्यादा खून बह गया था, मतलब इतना ज़्यादा लोगों को नुकसान हो क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए थे इस वॉर में, कलिंग की वॉर में। तो जब ये जो वॉर खत्म हुई तो अशोका को लगा कि इतने सारे लोग मर गए, मैंने जीत के कर भी क्या लिया, क्योंकि इतने सारे लोगों का घर उजड़ गया है ना, कलिंग भी चला गया, तो मैंने जीत के कोई बड़ा काम नहीं करा। तो उन्होंने क्या करा, पहले तो वो ब्राह्मणिक थे, मतलब कि पहले जब वो छोटे थे तो वो ब्राह्मण समाज के थे। ठीक है, बट जब कलिंग की वॉर हो गई उसके बाद ना उनको बहुत अफसोस हो रहा था कि इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, इतने सारे लोग मर गए, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो इन्होंने क्या करा उसके बाद कि अपने धर्म को चेंज कर दिया। क्या कर लिया इन्होंने? बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और बुद्धिस्ट धर्म को अपना के उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो अपनी थिंकिंग को चेंज करा। ठीक है, पहले बोलते थे कि मुझे से जीतना है, मतलब जो भी अभी मौर्य एम्पायर में नहीं है उसको जीत के मुझे अपने कब्जे में करना है, बट उसको हटा के इन्होंने सिर्फ अब शांति से अपनी बात को दूसरे के सामने रखने की कोशिश करी, क्योंकि इनको लगा था अगर मैं वॉर करूंगा तो उसमें सिर्फ नुकसान ही होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब भी वॉर होती है दो साइड से तो ऐसा नहीं है कि एक साइड को फायदा हुआ दूसरी साइड को नुकसान हुआ, नुकसान दोनों को होता है, एक साइड को नहीं होता है। ठीक है, तो जब कलिंग की वॉर के बाद अशोका ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बुद्धिस्ट को अपना लिया था। कौन सा धर्म? बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिया था। और कौन सी रणनीति अपनाई थी? तो पहले वो दिग्विजय पे चलते थे। किस पे चलते थे? दिग्विजय पे। उसके बाद वो किस पे चलने लगे? ठीक है, धम्म विजय पे। किस पे? धम्म विजय पे। तो गाइस धम्म विजय क्या होता है? तो अशोका ने देखो गाइस क्या करा था, अपनी बातों को ना पत्थरों पे लिखवा दिया था। क्या? उनको लगा था कि वॉर करने से बेटर है, क्योंकि पहले वो दिग्विजय पे चलते थे कि भाई मुझे जीतना है, बस जीत के ना मौर्य एम्पायर को बड़ा करना है। बट बाद में उनको लगा कि जीत के क्या फायदा है, उसमें तो सबका नुकसान ही होगा। तो उन्होंने क्या करा, इसी चीज़ को खत्म करके धम्म विजय लेकर आए। धम्म विजय मतलब जो उनकी थिंकिंग थी ना, उन्होंने उसको लिखवाना शुरू करा। किस पे? पत्थरों पे लिखवाना शुरू करा, दीवारों पे लिखवाना शुरू करा। क्यों लिखवाना शुरू करा? क्योंकि उनको लगता था कि दीवारों पे देख के या पढ़ के लोग ना उनकी बातों को ज़्यादा समझेंगे, वैसे वो खुद बताएं उससे बेटर है कि वो लिखे उस चीज़ को। तो देखो उन्होंने इसी के लिए लिखना शुरू करा, तो उन्होंने क्या लिखवाए? धम्म लिखवाए। तो देखो मैं अशोका के धम्म के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब धम्म ही है। ठीक है, जिनको उन्होंने क्या करा था, लिखवाया था या चित्र बनवाए थे उससे रिलेटेड। तो देखो, तो आपको पता है गाइस, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले जब वो छोटे थे तो वो किस धर्म के थे? पहले तो वो ब्राह्मणिक थे। ठीक है, तो पहले ब्राह्मणिक रिलीजन को मानते थे, बट जब कलिंग की वॉर उन्होंने लड़ ली और जीत भी गए, उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना धर्म चेंज करके बुद्धिज्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? बुद्धिज्म। तो कितने ईयर्स तक? 2.5 ईयर्स तक। ठीक है, तो वो कौन से रिलीजन को मानते थे? बुद्धिज्म को मानते थे। और इस टाइम पे उन्होंने क्या करा था कि एक बुद्ध संघ में शामिल हो गए थे। किसमें? बुद्धिस्ट संघ में शामिल हो गए थे और क्या बन गए थे? भिक्षु बन गए थे। क्या बन गए थे? भिक्षुगति। भिक्षुगति कौन होता है गाइस? जो अपने धर्म का प्रचार करता है। तो इन्होंने भी क्या करा था, बुद्धिस्ट मतलब जो बुद्धिस्ट धर्म था उसको प्रचार किया था। कैसे? जैसे अब सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सांची का स्तूप क्या है गाइस? मतलब भोपाल में है। ठीक है, तो वो इन्होंने बनवाया था। तो सांची का स्तूप गाइस एक ऐसा स्तूप है जो ना बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म रिलीजन को ना बताता है, उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो ये जो ये था किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अलावा बट ये कभी कोई मॉन्क नहीं बने। मॉन्क का मतलब कि इन्होंने ऐसे नहीं है कि बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज्म को अपना के अपना धर्म को छोड़ छाड़ के इंडिया को छोड़ के बाहर चले गए और इन्होंने धर्म का प्रचार करा, ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने इंडिया के अंदर रह के ही एक मॉन्क बिना बने ही इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत आगे लेके चले गए थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार करने के लिए उन्होंने 2nd and 7th क्या बनवाए थे? पिलर एडिक्ट बनवाए थे। क्या बनवाए थे? 2nd and 7th पिलर एडिक्ट, जिसमें उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में। और जो उन्होंने धम्म लिखवाए थे, क्या? धम्म। तो गाइस जो धम्म है, धम्म का मतलब क्या होता है?
क्या एक तरीके से एथिक्स वगैरह। एथिक्स क्या होती हैं? अच्छी बातें जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। तो उन्होंने धम्म में अपने क्या क्या लिखवाया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखवाया था कि इंसान को नहीं मारना चाहिए। सबसे पहले तो उनकी बात यही थी कि नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमंस को नहीं मारना चाहिए। देन नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी को बहुत प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है ना। तो उन्होंने बोला था कि प्रॉपर्टी के लिए कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा थर्ड उन्होंने क्या बोला था, अपने पेरेंट्स की और एडल्ट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके अलावा अपने टीचर्स की, अपने मेंटर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला था कि अपने स्लेव से और अपने सर्वेंट के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, गुड बिहेवियर रखना चाहिए। उसके अलावा आपको सेविंग नहीं करनी चाहिए, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो उनको इन्वेस्ट कर दो। उसके अलावा स्पेंड लेस एंड प्रिजर्व लेस, ठीक है, और ज़्यादा कुछ प्रिजर्व करके नहीं रखना है, ठीक है, पैसा है खर्च कर दो, ठीक है। तो ये उनका कहना था, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे वीडियो क्या होती है हमारी ख़त्म होती है। तो देखो मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी है। कुछ कुछ अगर रह गया होगा तो उसके लिए मैं एक पार्ट और बना दूंगी, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगी, ठीक है ना। तो यही मेन है। इसके अलावा एक वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको प्री मौर्य एंड पोस्ट मौर्य के बारे में बताऊँगी कि मौर्य एम्पायर से पहले कौन कौन से एम्पायर से इंडिया में, या मौर्य एम्पायर के बाद कौन कौन से एम्पायर से इंडिया में आए, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करेंगे। और जितना भी मौर्य एम्पायर में इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर मुझे लगेगा इसके अलावा भी कुछ है तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहे, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको पता होना चाहिए कि गाइस इस चैनल पे मैथ वगैरह और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश को भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक भी है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें।